नमस्कार, स्वागत आप सभी का पॉलिटिकल साइंस बाय अमित सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की गठन संरचना, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज अपना टॉपिक है प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ओके, तो प्रधानमंत्री के संरचना गठन के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना होगा मंत्री परिषद के बारे में। किसके बारे में? मंत्री परिषद के बारे में। तो इसके बारे में सिर्फ 3 अनुच्छेद है, तीनों अनुच्छेद अपने देखते हैं। तो सबसे पहले अपना अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 हैं राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ओके, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया, मंत्री परिषद का मुखिया होता है पीएम। मंत्री परिषद का मुख्य होता है पीएम मतलब प्रधानमंत्री। ओके, अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का मुख्य होता है पीएम। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये नाम आया है मंत्री परिषद। क्या नाम है? मंत्री परिषद। ये क्या होता है और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं वो देखते हैं अपने। मंत्री परिषद में शामिल होता है पीएम प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, पीएम, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब मैं आपको एक बता देता हूं, इस कैबिनेट को हम कहते हैं मंत्रिमंडल। कैबिनेट का दूसरा नाम है मंत्रिमंडल। कैबिनेट का दूसरा नाम है मंत्रिमंडल। अब आपको मैं बता दूं इस मंत्री परिषद और इस मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, यह अंतर जानना बहुत ही आवश्यक है। देखो, मंत्रिमंडल एक मंत्री परिषद का भाग है, ये दोनों अलग अलग है। आमतौर पर क्या अपने इसको एक भी मान लेते हैं, परंतु एक नहीं है। देखो, मंत्रिमंडल तो एक छोटा सा मंत्री परिषद का एक भाग है और मंत्री परिषद ये इसके अंदर 4 मंत्री शामिल होते हैं। देखो, मंत्रिमंडल सत्र में छोटा होता है, मंत्रिमंडल सत्र में क्या होता है? छोटा होता है। इसमें अमूमन 25 से 30 मंत्री शामिल होते हैं। इसमें अमूमन 25 से 30 मंत्री शामिल होते हैं और इसके अंदर लगभग 80, 75, 80, 81 तक इसमें मंत्री होते हैं टोटल। तो मंत्रिमंडल में होते 25 से 30, छोटा है इससे, परंतु इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी नीतियों का निर्माण करना है, कार्यपालिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, टोटल वो इस मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अंतर है इनमें कि मंत्री परिषद का मंत्रिमंडल एक भाग है, परंतु महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल होता है। तो ये समझ में आया, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल का अनुच्छेद 352 में उल्लेख है, ओनली फॉर संविधान में अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख है। ओके, अब अपने पढ़ते हैं आगे अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 कहता है पीएम की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ओके, अब अपने आगे जानते हैं अनुच्छेद, इसी का एक पार्ट है 75(1) का ए। यहां हमने जाना था मंत्री परिषद। तो इस मंत्री परिषद का आकार कितना होता है? मंत्री परिषद का अधिकतम आकार होता है कुल संख्या का 15%। कुल संख्या का 15%। 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसकी अधिकतम संख्या 15% निर्धारित की थी। जैसे अपने लोकसभा में कुल सदस्य 545, उसका 1/15 भाग मतलब 81 पीएम सहित प्रधानमंत्री सहित 81 मंत्री अधिकतम मंत्री परिषद में मंत्री बन सकते हैं। ओके, अब अनुच्छेद 75(2)
एक का एक बी पार्ट है, इसमें क्या है कि मंत्री कौन नहीं बन सकता, वो है दल बदल का दोषी। दल बदल का दोषी, दल बदल का दोषी व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 एक का ए मंत्री परिषद का अधिकतम आकार 15% और अनुच्छेद 75 एक भी कहता है कि दल बदल का व्यक्ति 2। देखो 75(1) पढ़ लिया, 75(2) क्या कहता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्यकाल ग्रहण करते हैं। ओके, और अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब अपने आगे देखते हैं अनुच्छेद 75(4) में क्या है कि राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति ये 2 प्रकार की शपथ दिलाता है जी, किस चीज की, पद की और गोपनीयता की। पद और गोपनीयता, पद मतलब ये नहीं कि मंत्री की, वो एक सदस्य के रूप में होगा, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। पद और गोपनीयता, कोई भी बात जब तक बजट सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आ जाए तब तक मंत्री उस बात को क्या रखेंगे, गोपनीय मतलब गुप्त रखेंगे। अब अपने देखते हैं अनुच्छेद 75(5) मंत्री को अधिकतम 6 माह में संसद सदस्य बनना जरूरी, संसद सदस्य आवश्यक। ओके, देखो मंत्री को बनने के लिए अधिकतम 6 माह में संसद सदस्य आवश्यक। ये क्या बात है, ये बात आपको मैं बताता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य ही मंत्री बन सकता है। अगर जिसकी लोकसभा में आयु 25 वर्ष और राज्यसभा में आयु 30 वर्ष और संसद की योग्यता के अनुसार से अगर आप में क्वालिटी है तो आप भी मंत्री बन सकते हो, अगर मेरे में क्वालिटी है तो मैं भी मंत्री बन सकता हूं। परंतु अपने लिए शर्त क्या है कि 6 माह के अंदर में संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, चाहे राज्यसभा का सदस्य बने चाहे लोकसभा का सदस्य बने। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। अनुच्छेद 75(5) और अब है अनुच्छेद 75(6), इसमें है वेतन भत्ते। मंत्रियों के क्या है, वेतन भत्ते जो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। वेतन भत्ते जो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, संसद द्वारा निर्धारित। ओके, ये थे मंत्रियों के बारे में। अब एक अनुच्छेद, लास्ट अनुच्छेद अपना अनुच्छेद 78। ये देखो ध्यान से, अनुच्छेद 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य, राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य किसका होता है जी, प्रधानमंत्री का। याद रखना, अनुच्छेद 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य है प्रधानमंत्री का। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की सूची। तो देखो, अपने पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल था 1947, 15 अगस्त 1947 से 1964 तक। ओके, फिर है अपने लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल था 1964 से 1966। ओके, फिर 3 नंबर पर अपने बात करते हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल था 1966 से 1977। फिर अपने बात करते हैं मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल था 1970 से
1979। आज हम बिना ट्रिक याद करेंगे इनको। चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल है 1979 से 1980 से 1980 तक। उसके बाद में प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी दोबारा निर्वाचित हुई थी। इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल है 1980 से 1984। 1980 से 1984। इंदिरा गांधी के बाद हैं राजीव गांधी, जिनका कार्यकाल है 1984 से 89। उसके बाद है वीपी सिंह का कार्यकाल है 1989 से 1990। और वीपी सिंह के बाद में है चंद्रशेखर का कार्यकाल है 1990 से 91। और चंद्रशेखर के बाद में अपने हैं पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल है 1991 से 96 तक। और उसके बाद में है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल था 17 मई 96 से 1 जून 1996। उसके बाद आए थे एच.डी. देवगौड़ा साहब, जिनका कार्यकाल है 1996 से 97। और उसके बाद में है I.K. इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल है जी 1997 से 1998। और उसके बाद में हमारे फिर से आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल है 1998 से 2004 तक। और उसके बाद में आते हैं जी सरदार मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल है 2004 से 2014 तक। और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका कार्यकाल 2014 से लेकर वर्तमान तक। ओके, आज हम बिना ट्रिक देखते हैं एक बार। देखो, पंडित नेहरू, जिनका कार्यकाल था 47 से 64 तक, 15 अगस्त 1947 से 1964 तक। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 तक। इंदिरा गांधी 66 से 77। मोरारजी देसाई 77 से 79। चौधरी चरण सिंह 79 से 80। इंदिरा गांधी फिर से 1980 से 84। राजीव गांधी 1984 से 89। वीपी सिंह 89 से 90। चंद्रशेखर 90 से 91। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन की सरकार थी इनकी, यहाँ पर ये मात्र 13 दिन की सरकार। फिर एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 97। I.K. गुजराल 1997 से 98। अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004। मनमोहन सिंह 2004 से 14। और नरेंद्र मोदी 2014 से। अब देखो, मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने स्टार क्यों लगाया है, ये था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 4 बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के पद पे कार्य किया है। इनकी पद पे रहते हुए 1964 में मृत्यु हो गई थी। तो उस जगह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा, GL नंदा। ठीक है ना, ये 64 से 64 तक ही बने थे, बीच में कुछ टाइम के लिए गुलजारी लाल नंदा। इनके कार्यवाही कंप्लीट होने के बाद में सेकंड अपने प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल था 1964 से 1966 तक। ये 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करने ताशकंद में गए थे। ताशकंद पहले था रसिया में, आज उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो वहां पर इनकी 11 जनवरी 1966 को क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी विदेश में मृत्यु होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री अभी तक लाल बहादुर शास्त्री। तो इनकी जगह फिर कार्यवाही प्रधानमंत्री बनाया गया अपने GL नंदा, वही गुलजारी लाल नंदा, GL नंदा। ये 1966 से ये जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में लगभग थे।
ये थे 11 जनवरी से 24 जनवरी तक। इसके बाद भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये उस समय राज्यसभा से चुनकर आई थी, जिन्होंने 1966 तक से लेकर 1969 तक एक लोकसभा को पूरा किया। उसके बाद में ये 70 तय हुए, उसके बाद 71 से लेकर 77 तक इनके कार्यकाल में सबसे लंबी लोकसभा का कार्यकाल रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में 2 बार आपातकाल लगा दिया था। एक बार लगा था भारत पाक युद्ध पे और दूसरा आंतरिक अशांति के आधार पर। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। ओके, 1977 में अभी तक कांग्रेस का शासन था। उसके बाद पहली बार विपक्ष आया, विपक्ष में आया जनता दल। कौन सी पार्टी आई? जनता दल। जनता दल के विपक्ष के अंदर सरकार बनी, जिसके प्रथम विपक्ष कांग्रेस मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 1977 से 1979 तक कार्य किया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी आए 79 से 1980 तक। इन्होंने एक भी लोकसभा में सामना नहीं किया। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह। तो फिर वापस क्या हुआ? 1980 के अंदर फिर इंदिरा सरकार आई, कांग्रेस की वापस सरकार आई, और 1984 में इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षक के द्वारा हत्या कर दी गई थी। भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री जिसके पद पे रहते हत्या कर दी गई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। हत्या एकमात्र इंदिरा गांधी की हुई थी, ठीक है। और उसके बाद इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, जिन्हें हम कहते हैं युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, युवा तुर्क। उसके बाद वीपी सिंह जी आए 1989 से 90 तक, फिर चंद्रशेखर जी 1990-91। इनकी सरकार खास नहीं चली, कोई 8 महीने 9 महीने तक चली। उसके बाद में ठोस सरकार आई थी पीवी नरसिम्हा राव की 1991 से लेकर 96 तक। इन्हीं के काल में पंचायती राज शासन लागू हुआ था। 92 और 93 संविधान संशोधन। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी को मात्र 13 दिन की सरकार चली। इन्होंने लोकसभा में मात्र 13 दिन की सरकार चली और उनकी भंग कर दी गई सरकार को। उसके बाद में एच डी देवगौड़ा साहब बने 1996 से 97, फिर आई के गुजराल 1997 से 1998। और पूर्णतः रूप से बीजेपी, जो जनता दल था, बीजेपी एक अपना गठबंधन लेकर आई। गठबंधन का नाम था एनडीए। उस गठबंधन का नाम क्या था? एनडीए का सरकार लेके आई, जिसमें 1998 से 1999 तक अटल बिहारी वाजपेयी की 13वां सरकार चली थी और एक वोट मत से इनकी सरकार हार गई थी। 1999 में दोबारा चुनाव के बाद 2004 तक एनडीए एक गठबंधन के साथ बहुमत लेकर एक सरकार बनाती है, जो इनकी सरकार थी 1999 से 2004 तक, जिसके प्रधानमंत्री थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद आई जी मनमोहन सिंह, जिन्होंने 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक ये सरकार थी कांग्रेस की, परंतु इनका गठबंधन था यूपीए, जिसको कहते हैं सफल, ठीक है। तो ये यूपीए के प्रधानमंत्री थे, गठबंधनों को मिलाकर इनके प्रधानमंत्री बने थे। और अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी पर। पूर्णतः बीजेपी की बहुमत पर पहली बार सरकार बनी नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2019 तक। बहुमत के लिए 272 सीटें आवश्यक है। मोदी जी ने पहली बार 284 सीटें ली थी और इनका भी गठबंधन है, अभी तक भी एनडीए की नाम सरकार चलती है, जिसकी 350 से प्लस सीटें थी। और मई 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और इस बार सीट इनकी अकेली बीजेपी पार्टी ने 303 सीटें ले ली, जो अभी तक इनकी सबसे अधिक सीटें हैं बीजेपी की एक कार्यकाल के अंदर। ये अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल थे। अब कुछ बातें मैं और बताता हूँ। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा ही विपक्ष द्वारा रखा जाता है और विश्वास प्रस्ताव हमेशा ही पक्ष द्वारा रखा जाता है। तो सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था पंडित नेहरू के खिलाफ 1963 में। जी कौन लेके आए थे? जेबी कृपलानी। कौन लेके आए थे? जेबी कृपलानी। परंतु वह पारित नहीं हुआ था। पहला अविश्वास पारित हुआ था वीपी सिंह। अविश्वास पारित होने पर पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने त्याग पत्र देना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पहले प्रधानमंत्री जिनका त्याग पत्र वीपी सिंह। कौन थे जी? वीपी सिंह। ओके। और प्रधानमंत्री के पद पर त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई।
ये प्रधानमंत्री पद से, ये अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव से नहीं थे, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, मोरारजी देसाई। और विश्वास मत बताते हैं जो सत्ता पक्ष की तरफ से रखा जाता है, सरकार की तरफ से, उसको विश्वास मत रखने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। वैसे दो प्रधानमंत्री हैं अपने, एक तो नाम आता है चौधरी चरण सिंह जी, कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह। और एक अपने हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने भी बहुमत विश्वास मत रखने से पहले ही अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। और एक बात और बता दूं, सबसे बड़ी उम्र के प्रधानमंत्री बने थे वो थे अपने मोरारजी देसाई, सबसे बड़ी आयु। जब ये प्रधानमंत्री बने तो इनकी सबसे बड़ी आयु के प्रधानमंत्री थे। और सबसे छोटी आयु आपको मैंने बताया है, युवा थ्रू कौन है जी? राजीव गांधी। सबसे छोटी आयु इनकी थी राजीव गांधी की, छोटी आयु थी राजीव गांधी की। ओके, ये थे जी प्रधानमंत्री की सूची में। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ प्रधानमंत्री किन चीज़ों का अध्यक्ष होता है, क्या क्या होता है वो देखते हैं। प्रधानमंत्री निम्न निकायों के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री किन किन के अध्यक्ष होते हैं? निम्न निकाय होते हैं। देखो जी, मुख्य रूप से तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, और वैज्ञानिक अनुसंधान, और काफी समितियां होती है। मुख्य ये नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय एकता का परिषद प्रधानमंत्री अध्यक्ष, और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति और वैज्ञानिक मंच सलाहकार है उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मुख्यतः एक बात बताता हूं आपको मैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल, इसका कुलपति पीएम। देखो इंपॉर्टेंट बात है, एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है विश्व भारती विश्वविद्यालय जिसका कुलपति प्रधानमंत्री है, जो है पश्चिम बंगाल में। अन्य जो भी केंद्र सरकार से संचालित विश्वविद्यालय उनका अमूमन सामान्यतः लगभग उनका कुलपति राष्ट्रपति होता है, परंतु एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी विश्व भारती विश्वविद्यालय जिसके कुलपति है प्रधानमंत्री। ओके। और मैं आपको कुछ नॉर्मल बातें बता देता हूं कि प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की देखरेख में ही वित्त मंत्री बजट तैयार करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, और जो विदेश नीतियों का निर्धारण होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। एक दो कोटेशन और है जो आपको मैं बता देता हूँ। सर विलियम हाईकोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, सर विलियम हाईकोर्ट, इन्होंने एक कोटेशन दी थी, क्या कहा था कि पीएम तारों के बीच चंद्रमा है, पीएम तारों के बीच चंद्रमा है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री तारों के बीच चंद्रमा है, जिस प्रकार तारे हैं उनमें एक चंद्रमा दिखाई देता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी सारा कार्यभार है, जो भी कार्य जितना भी निर्धारण है वो प्रधानमंत्री ही करता है, सब उसके हाथ में होता है अपने भारत के संघीय कार्यपालिका के अंदर। रेमजे ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री नाव का मल्लाह है, मल्लाह मतलब नाव को चलाने वाला, उसको कहते हैं मल्लाह है, कि उसके अंदर सभी शक्तियां निहित अपने किसकी होती है? प्रधानमंत्री के। राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष हमारा राष्ट्रपति होता है, परंतु जितनी भी शक्तियां हैं इनका कार्यवाहक अमूमन तौर से कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री करता है जी। ये अपना प्रधानमंत्री का टॉपिक था। ओके।